नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी अजमेर से संबद्ध महाविद्यालय में संचालित कोर्स बीए द्वितीय वर्ष के लिए भूगोल की प्रैक्टिकल फाइल बनाना सीखेंगे। इस फाइल का तीसरा अध्याय है कृषि आधारित आंकड़ों का निरूपण, जिसमें हम वर्तारेख, आयतारेख, बिंदु विधि, वर्णमात्री विधि से मानचित्र बनाना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कृषि आधारित आंकड़ों का निरूपण में फर्स्ट क्वेश्चन है, विभाजित वर्तारेख क्या है, परिभाषित करें। इसमें लिखेंगे ये द्विविमीय आरेख का एक प्रकार है। इसमें वृत्त चक्कर के माध्यम से आंकड़ों का निवारण किया जाता है। चक्रारेख में संख्या का कुल योग प्रकट करने वाले किसी वृत्त के क्षेत्रफल को उस संख्या के विभिन्न उपविभागों या घटकों के मूल्यों के अनुपात में बांट देते हैं। अतः इस आरेख को विमानित वृत्त आरेख भी कहते हैं। इस आरेख में पहले विभाजित वृत्त आरेख भी कहते हैं। इस आरेख में पहले वृत्त बनाते हैं। ये वृत्त पद मूल्यों के योग को प्रदर्शित करता है। विभिन्न अंशों के मान सूत्र पद मूल्य का अंशों में मान बराबर पद मूल्य वास्तविक मान बटा संख्या का कुल योग इंटू 360। फिर सेकंड क्वेश्चन है, वर्गारेख क्या है, प्रकार एवं उपयोग बताएं। इसमें लिखेंगे यह एक द्विविमीय आरेख है। इसके द्वारा सांख्यिकी आंकड़ों में आसानी से प्रदर्शित किया जाता है। इसमें आंकड़ों का निरूपण वर्ग के द्वारा निर्धारित होता है। तीसरा क्वेश्चन है, भूमि उपयोग को प्रदर्शित करने के लिए एक विभाजित वर्तारेख का निर्माण करें एवं सामने ड्राइंग शीट पर रेखाचित्र बनाइए। इसमें लिखेंगे चक्कर आरेख में क्षेत्रफल को दिए गए मूल्यों के अनुपात में उसी प्रकार एक चक्कर या वृत्त में विभाजित किया जाता है जिस प्रकार वर्ग या आयत में करते हैं। इसे विभाजित वृत्त या मुद्रा आरेख भी कहते हैं। चक्र आरेख का विभाजन कुल 360 डिग्री में होता है तथा इसमें सम्मिलित घटकों को मूल्यों के अनुपात में बांट देते हैं। इसे आसानी से बनाया जा सकता है। सर्वप्रथम अनुभव से अर्धव्यास छांटकर उसमें वृत्त खींचकर उन पर संख्या का योग दर्शा देते हैं। इसके बाद निम्नलिखित सूत्र की सहायता से विभिन्न उपभागों का अंशों में मान ज्ञात कर लेते हैं। उपभागों में अंशों का मान बराबर उपविभाग का वास्तविक मान बट्टा संख्या का कुल योग इंटू 360 डिग्री। और आगे लिखेंगे कि इस सूत्र के द्वारा उपविभागों का कोणीय मान ज्ञात करके कोणों को वृत्त में अर्धव्यास खींचकर बना सकते हैं। सामान्यतः कोणों को घड़ी की सुई की दिशा में ही बनाते हैं। अधिकतम मान ज्ञात कोण दर्शाया जाता है। और लिखेंगे कि इसके बाद कम क्रम से कम मान वाले कोण दर्शाए जाते हैं। इसका प्रमुख लाभ यह है कि वर्तारेख को प्रथम दृष्टया देखते ही तुलनात्मक विश्लेषण आसानी से किया जा सकता है। इन्हें विभाजित रूप में दर्शाने के लिए अलग अलग छायांकन भी करना चाहिए। इस प्रकार विभिन्न पद मूल्यों को संबंधित अंशों को वृत्त में प्रदर्शित किया जाता है। इन कोणों की रचना घड़ी की सुई की दिशा में अवरोही क्रम में की जाती है, जिससे पद मूल्यों का तुलनात्मक अध्ययन आसानी से दृष्टिगत हो जाता है। उदाहरण के लिए भारत में भूमि उपयोग को चक्र आरेख द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तो बढ़ते हैं चक्र आरेख की तरफ। ये है दोस्तों वर्तारेख। तो यहाँ पर देखिए कि भारत में भूमि उपयोग को दर्शाया गया है, जिसमें यहाँ कुल बोया गया क्षेत्रफल और यहाँ पर प्रति भूमि, कृषि योग्य बंजर भूमि, बंगाली फसल, और यहाँ पर चारागाह है, अकृषित भूमि, बंजर भूमि, वन क्षेत्र। इस प्रकार से यहाँ पर दोस्तों ये अलग अलग यहाँ पर खंडों में वर्तारेख बनाया गया है। तो आप इसको वीडियो को यूज करके आसानी से इसको बना लीजिए। चौथा क्वेश्चन है, आयतारेख क्या है, इसके प्रकार एवं उपयोग पर प्रकाश डालें। तो आयतारेख जिस आरेख में मात्रा का आयत के द्वारा निरूपण किया जाता है उसे आयतारेख कहते हैं। आयतारेख आरेख दो प्रकार के होते हैं। साधारण आयतारेख आरेख, जिसमें लिखेंगे यह आरेख बनाने के लिए सबसे पहले किसी मूल्य को दर्शाने वाले आयत का पूर्व निर्धारित मापनी के अनुसार आधार पर क्षेत्रफल के मान को दो गुणनखंडों में विभाजित करते हुए आयत की लंबाई चौड़ाई को निर्धारण कर लेते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया में यह ध्यान रखा जाता है
कि किसी भी संख्या को अलग अलग मान वाले गुणनखंडों में विभाजित कर सकते हैं, जिसके फलस्वरूप एक समान क्षेत्रफल होने पर उनको यहाँ पर 60 × 1 40 × 1.3 30 × 2 और यहाँ पर 20 × 3 तथा 15 × 4 इकाइयों वाले किसी भी आयत द्वारा दर्शाया जा सकता है। और लिखेंगे विभाजित आयत आरेख, जिसमें लिखेंगे ये दंड आरेखों से मिलते जुलते हो सकते हैं। इनकी लंबाइयों उनके द्वारा प्रदर्शित मानों के प्रत्येक समानुपाती होती है, किंतु इन्हें श्रेणी में आलेखित किया जाता है। जब मापनी रेखीय हो तो आयतों को प्राय जानबूझकर चौड़ा कर दिया जाता है, जिससे कि उनके अवयव विभागों में नाम तथा संख्याएं लिखी जा सके। इसके विपरीत इनकी मापनी क्षेत्रीय हो सकती है, जिसे दशा में पूरे आयत तथा उनके विभागों का क्षेत्रफल उनके द्वारा प्रदर्शित मात्राओं के प्रयत्न समानुपाती होता है, या तो विपरीत मात्राओं को दर्शा सकते हैं, या तुलना के लिए आयतों को मानक आयत का रखकर उन्हें प्रतिशत आधार पर विभाजित किया जा सकता है। फिर है दोस्तों यहाँ पर 5वां क्वेश्चन, वृत्तिगत उत्पादन को प्रदर्शित करने के लिए एवं वर्ग आरेख का निर्माण करें, जिसमें सामने ड्राइंग शीट पर चित्र भी बनाना है। तो पहले इसका आंसर करते हैं। तो वर्ग आरेख बनाने के लिए सर्वप्रथम एक उपयुक्त मापनी लेकर उसके अनुसार दिए गए मूल्यों के बराबर वर्गों की संख्या प्राप्त कर ली जाती है, जैसे 1 इकाई वर्ग बराबर 1 लाख टन आदि। तो एक टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे फसल, दूसरी तरफ उत्पादन मिलियन टन में। जैसे चावल है वो 87.8 मिलियन टन, यहाँ गेहूँ 73.0, मोटे अनाज 31.9, दालें 13.7। फिर लिखेंगे इस प्रकार मापनी के अनुसार ज्ञात इकाई वर्गों को गिनकर पास पास एक साथ समान दूरी पर अंकित करते हैं। इकाई वर्ग आरेख को प्रथम दृष्टया देखकर ही पता लगा सकते हैं कि प्रदर्शित आंकड़ों का मान कितना है। उदाहरणार्थ चावल का उत्पादन 60 मिलियन टन है, जिसे एक इकाई वर्ग बराबर 5 मिलियन टन की मापनी पर दर्शाया जाए तो स्पष्ट होता है कि 12 इकाई वर्ग बनेंगे, जिन्हें देखकर उत्पादन का पता लगा सकते हैं। इन आंकड़ों को दर्शाने के लिए यदि इकाई वर्ग और बनाना है तो सर्वप्रथम इसकी मापनी निर्धारित होनी चाहिए। इसके लिए एक इकाई वर्ग को 2 मिलियन टन खाद्यान्न के समान मानकर इकाई वर्ग आरेख बनाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो बनाया हुआ है, यहाँ पर ये आयता आरेख, जिसमें देखिए दोस्तों यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ करके अनाज यहाँ उत्पादन मिलियन टन में, यहाँ मापनी के अनुसार आयत का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में, और यहाँ पर आयत की लंबाई चौड़ाई इकाई दूरी में। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार से टेबल ड्रॉ करेंगे, और इसका जो आरेख है वो हम क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर में ड्रॉ करेंगे। तो दोस्तों एक बार हम क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कृषक उत्पादन को प्रदर्शित करने के लिए निम्न आयतारेखों का निर्माण करें। तो लिखेंगे साधारण आयतारेख, विभाजित आयतारेख। सामने ड्राइंग शीट पर चित्र भी बनाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर साधारण आयतारेख आयताकार आरेख में क्या लिखेंगे, यह आरेख बनाने के लिए सबसे पहले किसी मूल्य को दर्शाने वाले आयत का पूर्व निर्धारित मापनी के आधार पर क्षेत्रफल की गणना कर ली जाती है। इसके बाद कुल क्षेत्रफल के मान के 2 गुणनखंडों में विभाजित करते हुए आयत की लंबाई चौड़ाई का निर्धारण कर लेते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया में यह ध्यान रखा जाता है कि किसी भी संख्या को अलग अलग मान वाले गुणनखंडों में विभाजित कर सकते हैं, जिसके फलस्वरूप एक समान क्षेत्रफल को दर्शाने वाले आयत की लंबाई चौड़ाई परस्पर एक दूसरे से भिन्न भी हो सकती है। उदाहरणार्थ 60 इकाई वर्ग क्षेत्रफल होने पर इसकी 60 × 1 40 × 1.5 30 × 2 20 × 3 तथा 15 × 4 इकाई दूरी वाले किसी भी आयत के द्वारा दर्शाया जा सकता है। साधारण आयताकार की एक माप जैसे लंबाई का सुविधानुसार अपनी इच्छा से चयन कर लेते हैं तथा बाद में इसमें क्षेत्रफल का भाग देकर दूसरी माप चौड़ाई भी ज्ञात कर ली जाती है। इस प्रकार मापक के अनुसार विभिन्न फसलों का उत्पादन दर्शाने वाला साधारण आयताकार आरेख बनाने के लिए एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई 2 सरल रेखाएं खींचिए। वे 1 इकाई वाली दूरी की कोई उपयुक्त लंबाई लेकर इन रेखाओं पर मापनी के लिए चिन्ह दर्शाइए। इसके बाद आधार रेखा क्षैतिज रेखा पर संबंधित अनाज का नाम अंकित कीजिए।
फिर सेकंड की है यहाँ पर पॉइंट विभाजित आयत आरेख, जिसमें लिखेंगे ये दंड आरेखों से मिलते जुलते हो सकते हैं। इसकी लंबाइयाँ उनके द्वारा प्रदर्शित मानों के प्रत्येक समानुपाती होती है, किंतु इन्हें श्रेणी में आलेखित किया जाता है। जब मापनी रेखीय हो तो आयतों को प्राय जानबूझकर चौड़ा कर दिया जाता है, जिससे कि उसके अवयव विभागों में नाम तथा संख्याएं लिखी जा सके। इसके विपरीत इसकी मापनी क्षेत्रीय हो सकती है, जिस दशा में पूरे आयत तथा उसके विभागों का क्षेत्रफल उसके द्वारा प्रदर्शित मात्राओं के प्रत्येक समानुपाती होता है। या तो निरपेक्ष मात्राओं को दर्शा सकते हैं, या तुलना के लिए आयतों को मापक मानकर मापक आकार का रखकर उन्हें प्रतिशत आधार पर विभाजित किया जा सकता है। और लिखेंगे कि विभिन्न सांख्यिक आंकड़ों को दर्शाने के लिए विभाजित आयत आरेख का प्रयोग करते हैं। इसमें किसी मूल्य के विभिन्न उप विभागों का तुलनात्मक प्रदर्शन किया जाता है। इस प्रकार यह एक प्रकार से मिश्रित दंड की तरह होती है। मिश्रित विभाजित आयत आरेख में आयत और उसके उप विभागों के क्षेत्रफल दिए गए मूल्यों के अनुपात में प्रदर्शित करते हैं। इन आरेखों को व्यक्तिगत बनाते हैं, मिश्रित दंडारेख की तरह श्रृंखलाबद्ध रूप में नहीं बनाते। यह आरेख बनाने के लिए सर्वप्रथम संपूर्ण योग के लिए मापक निर्धारित करके उसके अनुसार क्षेत्रफल ज्ञात कर आयत की रचना करते हैं, जिसके लिए आंकड़ों को दो गुणनखंड में बांटकर मापन के अनुसार लंबाई व चौड़ाई निश्चित करते हैं, जिसके बाद आयत की रचना करते हैं। और लिखेंगे कि सारणी में दिए गए आंकड़ों को विभाजित आयत आरेख द्वारा दर्शाने के लिए सर्वप्रथम एक उपयुक्त मापनी का चुनाव करेंगे, जिसके लिए यह मान लिया जाए कि 1 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 20 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल, अर्थात 1 वर्ग इकाई बराबर 20 लाख हेक्टेयर, क्योंकि यहाँ वर्ग की एक भुजा बराबर 1 सेंटीमीटर है। इस प्रकार खाद्यान्नों के कुल क्षेत्रफल 1,24,789 हेक्टेयर को दर्शाने के लिए आयत का क्षेत्रफल 62.39 वर्ग सेंटीमीटर होगा। फिर दोस्तों यहाँ पर ये साधारण आयताकार आरेख बनाएंगे, जिसमें भारत में प्रमुख खाद्यान्नों का उत्पादन। दोस्तों यहाँ पर ये जो आंकड़े हैं वो काम में लिए गए हैं। यहाँ पर ये ज्वार, ये बाजरा, मक्का, गेहूँ, चावल, और यहाँ पर 1 मिलियन टन को दर्शाता है। ये इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे। इसको मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये देख के दोस्तों इसे आप वीडियो को पॉज करके आराम से बना सकते हैं। फिर दोस्तों ये है मिश्रित आयताकार आरेख, जिसमें यहाँ पर ये खाद्यान्न क्षेत्रफल लाख हेक्टेयर में, आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर मापने बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 20 लाख, आयत की लंबाई व चौड़ाई और आयत का संबंधित क्षेत्रफल। इस प्रकार से ये टेबल ड्रॉ करेंगे। फिर यहाँ पर इस प्रकार से हमें मिश्रित आयताकार आरेख बनाना है। ये चावल के लिए ये गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का, दाल 20 लाख हेक्टेयर को दर्शाता है ये। अब करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। कुल सिंचित कृषिगत क्षेत्र को प्रतिशत सहित प्रदर्शित करने के लिए वर्णमात्री विधि का उपयोग कीजिए। नोट चित्र सामने ड्राइंग शीट पर बनाइए। तो दोस्तों चित्र तो बाद में बनाएंगे, लेकिन पहले इसका आंसर लिखते हैं। यह एक प्रकार का मात्रात्मक विषयक मानचित्र है, जिस पर सामाजिक आर्थिक तत्वों घनत्व के वितरण को विभिन्न छायाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। वर्णमात्री मानचित्र कहलाता है। सामान्य न्यूनतम घनत्व वाले क्षेत्र को गहरे हल्की छाया से और बढ़ते घनत्व को क्रम से गहरी छाया से प्रदर्शित करते हैं। और लिखेंगे कि वर्णमात्री शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण कैरोप्लेथ शब्द है, जो ग्रीक भाषा के कारेस स्थान प्लस प्लेथेट्स माप से मिलकर बना है। वर्णमात्रा मानचित्र उसका अर्थ क्षेत्र में मात्रा होता है। और लिखेंगे कि वर्णमात्री मानचित्र में भिन्न भिन्न घनत्व वाली छायाओं के द्वारा किसी वस्तु की प्रति इकाई क्षेत्र औसत संख्या, मूल्य या घनत्व प्रदर्शित किया जाता है। प्रशासनिक इकाइयों के आधार पर सभी प्रकार के सांख्यिकी आंकड़ों की प्राप्ति सरल होती है। अतः वर्णमात्री विधि के मानचित्रों के लिए यहाँ पर तहसील, जिला, राज्य की इकाइयों को चुना जाता है। वर्णमात्री मानचित्र बनाने के लिए निम्न बातों का होना आवश्यक है। इसमें लिखेंगे वर्णमात्री मानचित्र बनाने के लिए सर्वप्रथम विभिन्न राज्यों के अनुसार दिए गए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। इसके पश्चात
किसी उचित अंतराल पर इन्हें आंकड़ों को कुल वर्गों में बांट देते हैं। इन वर्गों की संख्या मानचित्र की आवश्यकता व रुचि पर निर्भर करती है। आंकड़ों को वर्गों या समूह में बांटते समय 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 आदि के बजाय 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29 चाहिए, क्योंकि वर्णमात्री मानचित्रों में छायाओं के परिवर्तन से घनत्व रेखाओं के बजाय क्षेत्रीय इकाइयों की सीमा रेखाओं का बोध होता है। और इसमें तीसरा पॉइंट लिखेंगे, वर्गों की संख्या निश्चित होने के बाद प्रत्येक वर्ग में सम्मिलित राज्यों में एक जैसी छाया भरी जाती है। इस विधि में ध्यान रखना आवश्यक है कि मूल्यों के बढ़ने के अनुसार छायाओं में भी भारीपन आना चाहिए, जिससे मानचित्र को दर्शाने मात्र से तुलनात्मक महत्व पता लगे। सबसे कम घनत्व के लिए अपेक्षाकृत भारी छाया का उपयोग होता है। और लिखेंगे कि मानचित्र में प्रयुक्त सभी छायाओं को संकेत में दिखलाना आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए भारत में कुल सिंचित क्षेत्र को प्रदर्शित करना है। भारत में सिंचाई 78% है। फिर दोस्तों वर्णमात्री विधि से कृषिगत क्षेत्र को इस प्रकार से दर्शाएंगे, जिसमें यहाँ पर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। दोस्तों इसे आपको अगर आसानी से दिख रहा है तो आप इसे बना लीजिए, वरना मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, जिसे आप वीडियो को पॉज करते हुए या स्टॉप करके आप आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर राज्य केंद्र शासित प्रदेश पश्चिम बंगाल, यहाँ पर कृषिगत क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में है दोस्तों। तो यहाँ पर इस प्रकार से एक तरफ टेबल बनाएंगे। फिर यहाँ पर भारत के मानचित्र में इस प्रकार से छायाचित्र से बनाएंगे, जिसमें यहाँ पर ये 101 से कम, 101 से 200, 200 से 300, 301 से 400, 400 से अधिक जनसंख्या घनत्व लाख वर्ग किलोमीटर में है। कृषि व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपने बना लिया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन है, बिंदु विधि एवं वर्ग प्रतीकी विधि का सम्मिलित एक साथ रूप में उपयोग करते हुए कुल सिंचित कृषि क्षेत्र पर आधारित मानचित्र प्रदर्शित करें। सामने ड्राइंग शीट पर चित्र भी बनाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर में लिखेंगे बिंदु विधि। विवरण मानचित्र बनाने की इस विधि में किसी वस्तु के वितरण के घनत्व को समान आकार व आकृति वाले बिंदुओं के माध्यम से दर्शाया जाता है। वास्तव में कोई भी बिंदु मानचित्र एक ऐसा वर्ण प्रतीकी मानचित्र है जिसमें एक ही प्रतीक अर्थात बिंदु की पुनरावृत्ति होती है। इस मानचित्र में बिंदुओं की कुल संख्या और प्रदर्शित मात्रा के मध्य निरपेक्ष अनुपात होता है। बिंदु मानचित्र बनाने के लिए आंकड़ों की उच्चतम एवं न्यूनतम संख्या को ध्यान में रखकर एक बिंदु का मान निर्धारित किया जाता है, जैसे एक बिंदु बराबर 5000 व्यक्ति या एक बिंदु बराबर 1000 पशु आदि। इसके पश्चात प्रत्येक प्रशासनिक इकाई जिसके अनुसार आंकड़े हैं उसी के अनुरूप और संपूर्ण संख्या मात्रा को प्रकट करने वाले बिंदुओं की संख्या ज्ञात की जाती है, इसके बाद निर्धारित संख्या के बिंदुओं का अंकन किया जा सकता है। इस विधि को जनसंख्या, पशु, फसलों के प्रकार आदि के वितरण को दर्शाने के लिए प्रयोग में लेते हैं। चुनी हुई मापनी के अनुसार एक ही आकार के बिंदु वितरण प्रतिरूपों को दर्शाने के लिए दी हुई प्रशासनिक इकाइयों पर अंकित किए जाते हैं। बिंदु मानचित्र हेतु निम्न आवश्यकता रहती है। इसमें लिखेंगे दिए हुए क्षेत्र का प्रशासनिक मानचित्र जिसमें राज्य या जिला या खंड की सीमाएं दिखाई गई हो। चुनी हुई प्रशासनिक इकाई के लिए चुने हुए विषय जैसे कुल जनसंख्या, पशु आदि के सांख्यिकीय आंकड़े। एक बिंदु के मान को निश्चित करने के लिए मापनी का चुनाव। प्रदेश में भू आकृतिक मानचित्र, विशेषकर ऊंचापन और जल प्रवाह मानचित्र। फिर दोस्तों इसमें ये मानचित्र दर्शाएंगे राजस्थान बिंदु विधि एवं वर्ग प्रतीकी विधि से मानचित्र। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, नहीं तो आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा पार्ट 3 जिसमें हमने कृषि आधारित आंकड़ों का निरूपण सीखा।